हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज ये हमारी बीपीएससी 6 to 8 की 16वीं क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आज का मौजू है दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, तरक्की पसंद तहरीक, फोर्ट विलियम कॉलेज, तनकीद तहकीक और अखबार और रसाले, ज्ञानपीठ अवार्ड, मशहूर खुद नवीस। तो इससे जो अहम सवाल, एकदम प्योर जो अहम सवाल बनते हैं उसको लेकर के हम हाजिर हुए हैं। तो आज का पहला सवाल है कि सादगी, हमदर्दी, सोजो गुदाज कौन से दबिस्तान की खसूसियत है। ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है दबिस्तान दिल्ली। दबिस्तान दिल्ली के जो शोरा है वो सादगी वाली शायरी करते हैं, हमदर्दी रहता है, सोजो गुदाज रहता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें और सूफियाना रंग उनके यहाँ झलकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी बातें उनकी शायरी में पाई जाती हैं, दबिस्तान दिल्ली के शोरा में पाई जाती है। तो ये दबिस्तान दिल्ली की शोरा की खसूसियत है, ठीक है। अब अगला सवाल है कि मीर सौदा दर्द का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है, कौन सी दबिस्तान से है। तो देखिए, मीर तकी मीर अगर देखा जाए तो लखनऊ में बहुत दिनों तक रहे, लखनऊ में कम से कम 31 साल गुजारे। सौदा भी देखा जाए तो लखनऊ में बहुत दिनों तक थे, है ना। दर्द तो दिल्ली में थे मान लीजिए, क्योंकि दर्द ने कभी दिल्ली छोड़ी ही नहीं। शायरी तो इन्होंने दिल्ली में भी की, शुरू में दिल्ली में कर रहे थे मीर। शुरू में सौदा भी जो है दिल्ली में ही शायरी कर रहे थे, लेकिन जब दिल्ली बर्बाद हुई ये लोग चले आए लखनऊ में, और लखनऊ में जो है अपनी पूरी ज़िंदगी को यहीं पे ख़त्म कर दिया और शायरी वगैरह करते रहे और यहीं पे इंतकाल हुआ। और उनकी कब्र वगैरह कहाँ पे है? लखनऊ में है। लेकिन इनका शुमार जो होता है वो दबिस्तान दिल्ली में होता है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत जो शायरी की थी वो दिल्ली से की थी, इसी वजह से इनका शुमार दबिस्तान दिल्ली में होता है। समझ में आ गई बात ना। तो मीर सौदा दर्द इन लोगों का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? दबिस्तान दिल्ली। अगला सवाल, ऐश परस्ती, उरियानियत, बनावटीपन कौन से दबिस्तान की खसूसियत है। तो ये ऐश परस्ती जो पाई जाती है वो दबिस्तान लखनऊ में पाई जाती है, ठीक है ना। दबिस्तान लखनऊ में ऐश परस्ती, खुशी, यहाँ वाह की शायरी होती है लखनऊ में, ठीक है ना। यहाँ वाह की शायरी होती है, यहाँ उरियानियत भी यहाँ की शायरी में पाई जाती है ना। फुहाशी बातें भी पाई जाती है। तो ये सब दबिस्तान लखनऊ की खसूसियत है। ऐश परस्ती, उरियानियत, बनावटीपन, दिखावा, वाह, उरियानियत, ये सारी चीज़ें कहाँ की खसूसियत है? ये पाई जाती है दबिस्तान दिल्ली में। अगर हम वहाँ की बात करें दिल्ली में, तो वहाँ वाह की जगह आह होता है, ठीक है ना। आह कहाँ की है? ये दिल्ली की है। दिल्ली में दाखिलियत पाई जाती है। दिल्ली में क्या है? दाखिलियत पाई जाती है। यहाँ पे खारजियत पाई जाती है। लखनऊ वाले में क्या पाई जाती है? खारजियत। खारजी माने खारजी शायरी, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा मेयारी ना हो, जिसमें कोई दम ना हो, यानी बनावटी शायरी। लेकिन दाखिलियत एक ऐसी शायरी होती है जो मतलब कि जो दिल पर गुजरे, इंसान पर जो गुजरे उस तासुरात को कलम से लिख देना, ये होती दाखिलियत, है ना। तो ये दबिस्तान दिल्ली में पाई जाती है। तो दिल्ली में दाखिलियत, आह, इसके बरक्स, इसके अपोजिट उल्टा खारजियत यहाँ पाई जाती है। यहाँ वाह पाया जाता है, उरियानी है, ऐशपरस्ती है। ये सारी चीज़ें दबिस्तान लखनऊ में पाई जाती हैं। समझ में आ रहा बात ना। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पर। इंशाअल्लाह खां इंसा, मुसफ़ी, जुर्रात इन लोगों का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? इंसा, मुसफ़ी, जुर्रात। आपको मालूम है कि इंसा की मार्का आराई मुसफ़ी से हुई थी, है ना। इंशाअल्लाह खां इंसा की जो मार्का आराई थी वो किससे हुई थी? मुसफ़ी से हुई थी। दोनों में मार्का आराई, मारपीट हो गई थी, ठीक है ना। दोनों कहाँ से हैं? दोनों का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। इसके अलावा जुर्रात का भी ताल्लुक़, जुर्रात एक नाबीना शायर थे, अंधे शायर थे, ठीक है ना। और नूर हसन नकवी किताब में लिखा हुआ है कि वो झूठ मूठ के अंधे बने हुए थे और औरतों का हिजाब देखते थे। और उसके बाद जो है जब एक दिन चोरी पकड़ी गई तो एक दिन ऐसा आया कि वाकई में ये अंधे हो गए, ठीक है ना। तो ये जुर्रात हैं। लखनऊ का नाबीना शायर जुर्रात को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गए जुर्रात। तो इनका, इन तीनों का ताल्लुक़ कहाँ से है? दबिस्तान लखनऊ। अगला सवाल, दिल्ली की बर्बादी के दौरान इनमें से कौन से शायर ने दिल्ली नहीं छोड़ी? तो मीर ने छोड़ी थी, मीर चले आए लखनऊ, सौदा भी चले आए, सोज भी चले आए,
ये तीनों लोग जो है आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता रहे। ठीक है, दर्द ने कभी दिल्ली नहीं छोड़ी। अगर दर्द हो या ऑप्शन में ज़ौक़ हो तो ये दोनों ने दिल्ली नहीं छोड़ी, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। गालिब का भी नाम ले सकते हैं। अब गालिब ने एक बार दिल्ली छोड़ी थी, लेकिन वो पेंशन के मामले में कलकत्ता गए थे, लेकिन जो है इंतकाल इनका दिल्ली में ही हुआ है। अगर इन तीनों की बात करें कि ज़ौक़, गालिब और दर्द, इन तीनों का इंतकाल दिल्ली में ही हुआ है, तीनों ने दिल्ली नहीं छोड़ी। समझ आ गया ना। और तीनों का शुमार जो होता है, इन तीनों का शुमार दबिस्तान दिल्ली में होता है। ठीक है ना। हालांकि इन तीनों का भी शुमार दिल्ली में ही होगा, लेकिन ये लोग जो है चले आए थे लखनऊ। क्लियर। यानी जो इस आपके स्क्रीन पर छः नाम दिख रहा है, 5-6 नाम, 6 सभी का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली किसने नहीं छोड़ी, तो दर्द ने नहीं छोड़ी थी, इसके अलावा ज़ौक़ और गालिब ने भी नहीं छोड़ी थी। मीर, सौदा, ज़ौक़, इन तीनों का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से ही है, लेकिन इन तीनों ने दिल्ली छोड़ दी थी। ठीक है ना। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का रूह रवां और बानी कौन है। तरक्की पसंद तहरीक लंदन में सबसे पहले शुरुआत हुई थी, सज्जाद ज़हीर ने इसकी शुरुआत की थी। सज्जाद ज़हीर को तरक्की पसंद तहरीक का बानी कहा जाता है, उसका उनका रूह रवां कहा जाता है। ठीक है ना। तरक्की पसंद तहरीक का, तरक्की पसंद तहरीक की रूह कह सकते हैं। अगला सवाल है कि अदब बराए ज़िंदगी कौन सी तहरीक का नज़रिया था। अदब बराए ज़िंदगी, अदब बराए ज़िंदगी ये तरक्की पसंद तहरीक वालों का नज़रिया था। मतलब कि तरक्की पसंद तहरीक जो चल रही थी, इसमें जो शोरा थे या अफसाना निगार थे, ये लोग जो शायरी करते थे, उसका मौजू गरीबों की हिमायत में था। उसका मौजू क्या था? गरीबों की हिमायत, गरीबों की ज़िंदगी, आम लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से बेहतर हो, ये इनकी शायरी का मौजू हुआ करता था। लोगों की ज़िंदगी से ताल्लुक़ वाली बातें इनमें होती थी, इनके अदब में। ठीक है ना। इन लोगों के अदब में लखनऊ के तरक्की पसंद तहरीक के जो शोरा थे या अफसाना निगार थे, जो लोग भी थे जो अफसाना लिखते थे या शायरी करते थे, उसका जो मौजू होता था उनकी शायरी या अफसानों का, वो गरीबों की हिमायत में होता था कि उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बातें, ताकि उनके जो ज़िंदगी में जो परेशानियाँ वो दूर हो जाए। ठीक है ना। तो उन जो अदब लिखते थे वो उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होता था, इसी वजह से अदब बराए ज़िंदगी उन लोगों का नज़रिया था। ठीक है ना। तो अदब बराए ज़िंदगी किस तहरीक का नज़रिया है? ये हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक। फिर अगला सवाल, हिंदुस्तान में तरक्की पसंद कुल हिंद का पहला जलसा कब और कहाँ हुआ था? कुल हिंद पूछा है। ठीक है ना। तो 1936 में लखनऊ में रेफा आम क्लब के मैदान में हुआ था, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की थी। ठीक है ना। और उसमें उन्होंने लेक्चर वगैरह भी दिए थे। अगला सवाल है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में हुई थी, उसकी सदारत किसने की थी? लखनऊ वाले की सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। ठीक है ना। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक के चौथे कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत हैदराबाद में किसने की थी? तो यहाँ एक चीज़ आपको और मिल गया कि तरक्की पसंद तहरीक की चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो ये हैदराबाद में हुई थी। हैदराबाद में जो हुई थी उसकी सदारत किसने की थी? हसरत मोहानी। चौथी की हसरत मोहानी हैदराबाद, चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना। ये 1945 में हुई थी, 1945। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस अंग्रेज़ की कोशिशों का नतीजा था? फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम करने में ये गवर्नर जनरल था उस वक्त, लॉर्ड वेलेज़ली, उसकी कोशिश थी। और जो 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ। ठीक है ना। उस वक्त 1800 के वक्त में जो राजधानी थी, अब दिल्ली है, लेकिन उस वक्त राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। ठीक है ना। 1800 में उस वक्त अंग्रेज़ हिंदुस्तान में थे और अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाए हुए था। तो समझ में आ गया ना। उस वक्त लॉर्ड वेलेज़ली था और लॉर्ड वेलेज़ली की कोशिश थी कि जो है हिंदुस्तान में ये जो है जो किला, एक फोर्ट मान क्या होता है? फोर्ट एक किला है, उस किले को कॉलेज में तब्दील कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है ना। तो एक चीज़ हो गया। और देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? 1800 का कायम हुआ और अंग्रेज़ लोग क्या करते थे? सबसे पहले जो अंग्रेज़ लोग आते थे इंग्लैंड से, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में जाते थे। इनकी एक कंपनी खुली थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे पहले अंग्रेज़ इसमें आते थे। ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी में
तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेज़ों को सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज में भेजा जाता था, और इसलिए भेजा जाता था ताकि वो हिंदुस्तानी ज़बान आकर के सीखें। ठीक, हिंदुस्तानी ज़बान आकर के सीखें। जब यहाँ की कल्चर, यहाँ की ज़बान सीख लेंगे तभी तो यहाँ हुकूमत कर पाएंगे हिंदुस्तान में। तो इसी वजह से उन्होंने जो है सबसे पहले ज़बान सिखाने के लिए उन लोगों को बुलाया। एक काम तो ये था, और जो इनका जो मेन काम था यही था, लेकिन एक काम और भी था, किताबों का तर्जुमा करना। किताबों का तर्जुमा फोर्ट विलियम कॉलेज में होता था, ठीक है ना। दूसरे ज़बान की किताबें होती थी और उसका उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया जाता था। इससे मीर अमन देखिए फ़ारसी, एक अमीर खुसरो की जो किताब थी किस्सा चार दरवेश, उसका तर्जुमा किया था बागो बहार के नाम से। इस तरीके से जितने मुसन्निफीन थे सबको तर्जुमा करने के लिए लगाया गया था। तर्जुमा करेंगे, फिर उसको बाद अंग्रेज़ उसको पढ़ेंगे, यहाँ की कल्चर को जानेंगे, यहाँ की तहजीब को जानेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर हुकूमत करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ दो काम होता था फोर्ट विलियम कॉलेज में, किताबों का तर्जुमा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना, दो काम, ठीक है ना। तो दोनों बातें याद रहनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबे उर्दू के सदर कौन थे। शोबे उर्दू, जो शोबे उर्दू उसमें खुला था, उसके सदर थे गिलक्रिस्ट, जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट इनका असल नाम था, ठीक है ना। तो ये शोबे उर्दू के सदर थे। या शोबे उर्दू ना लिख करके शोबे हिंदुस्तानी अगर लिख देगा तब भी वही बात है, क्योंकि उस वक्त उर्दू ज़बान को हिंदुस्तानी कहा जाता था, ठीक है ना। तो शोबे उर्दू या शोबे हिंदुस्तानी के सदर कौन थे? जॉन गिलक्रिस्ट। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना, ये तो था। किताबों का तर्जुमा करना, ये भी था। दोनों दुरुस्त है, दोनों गलत है? नहीं, दोनों दुरुस्त है। यानी ऊपर के जो दोनों दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों दुरुस्त है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का वो कौन सा मुसन्निफ़ है जिसने सबसे ज़्यादा किताबों का तर्जुमा किया। तो हैदर बख्श हैदरी, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में ऐसे मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा किताबों का तर्जुमा किया, यानी सबसे ज़्यादा किताबों का। मुसन्निफ़ उसमें बहुत से थे, लेकिन सबसे ज़्यादा किताबों का जो तर्जुमा किया वो हैदर बख्श हैदरी ने किया है। फिर अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन से मुसन्निफ़ की रसाई सबसे पहले हुई थी। तो इस मतलब वहाँ पर तकर्रुरी सबसे पहली ज्वाइनिंग कह सकते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? मीर बहादुर अली हुसैनी। मीर बहादुर अली हुसैनी जो हैं, इनकी फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे पहले रसाई हुई थी, सबसे पहले तकर्रुरी इन्हीं की हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पर। उर्दू ज़बान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा गुलशन हिंद के नाम से किसने लिखा। गुलशन हिंद किसका तज़किरा है? ये तज़किरा है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का, ठीक है ना। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा, उसका नाम है, क्या नाम है? गुलशन हिंद। एक चीज़ याद रखिएगा, उर्दू ज़बान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा, यानी इसकी जो किताब लिखी है तज़किरा वाली मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने, इसकी ज़बान उर्दू है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज में तर्जुमा करने का काम ही होता था। तो ये जो है किताब कैसी है? ये जो है उर्दू ज़बान है, और इसमें जो शायर लोग हैं इसमें भी उर्दू वाले शोरा, ऐसा नहीं फ़ारसी वाले शोरा को इसमें शामिल किया गया। तो हम कह सकते हैं उर्दू ज़बान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा गुलशन हिंद। किसने लिखा? मिर्ज़ा अली ने लिखा। इनका लुत्फ़ तखल्लुस था। अब तखल्लुस की बात अगर हम करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज में दो लोगों का तखल्लुस लुत्फ़ था। एक था मीर अमन, जिन्होंने बागो बहार लिखा है, उनका भी तखल्लुस लुत्फ़ था। इसके अलावा गुलशन हिंद के जो मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अली, उनका भी नाम लुत्फ़, वो उनका भी तखल्लुस लुत्फ़ था, ठीक है ना। इतनी बात हो गई, ये सवाल क्लियर हो गया। एक चीज़ और यहाँ जान लीजिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज में एक और मुसन्निफ़ था, उन्होंने भी गुलशन हिंद के नाम से किताब लिखी थी। उनका नाम था हैदर बख्श हैदरी। ये नहीं पूछा जाता, लेकिन जानकारी के लिए रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हैदर बख्श हैदरी ने भी फोर्ट विलियम कॉलेज में गुलशन हिंद के नाम से एक तज़किरा लिखा था, लेकिन यही वाला अहम है जो हमने बताया, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। फिर अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे मशहूर मुसन्निफ़ और सबसे मशहूर किताब कौन सी है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब और सबसे मशहूर मुसन्निफ़ यही है, बागो बहार के मुसन्निफ़ मीर अमन, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज़ है, इसमें और जो नाम है सब इसके जोड़े, सब सही नाम लिखे हुए हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नस्र बेनज़ीर किसकी है? बहादुर अली हुसैनी। गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़। बागे उर्दू शेर अली अफसोस, ठीक है ना। इसको भी आप नाम याद कर लेंगे कि कौन किताब किसकी है, किस नाम से है, ठीक। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सबसे मशहूर किताब और मुसन्निफ़। फिर अगला सवाल,
अगला सवाल है कि तनकीद किस ज़बान का लफ्ज़ है। तनकीद तनकीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तनकीद किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तनकीद अरबी ज़बान के लफ्ज़ नक़द से बना हुआ है, नू बड़ा काफ दाल, ठीक है। तनकीद किस ज़बान का लफ्ज़ है? तनकीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब देखिए आगे, खरे खोटे की परख किस में होती है? खरे खोटे की परख किस में होती है? ये तनकीद में होती है। तनकीद क्या काम करती है? तनकीद में जो है, मान लीजिए कोई चीज़ लिख करके आई, किसी मुसन्निफ़ ने लिखा, तो तनकीद निगार जो रहता है उसमें देखता है कि खरा खोटा का मतलब क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो उसमें वो परखता है कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तनकीद निगार का काम सिर्फ तनकीद करना या बुराई ढूंढना ही नहीं है, उसमें अच्छी चीज़ों को भी ढूंढा जाता है। तो एक खरे खोटे की परख करते हैं तनकीद निगार। चलिए आगे, अगला सवाल है कि तनकीद के लिए कौन सी बात दुरुस्त नहीं है? तनकीद के लिए, तनकीद में इस्तेदलाल ज़रूरी है। इस्तेदलाल में दलील, यानी हर बात दलील के साथ होनी चाहिए, यानी ये बात बिल्कुल सही है। तनकीद में मारूजियत होनी चाहिए। मारूजियत माने क्या होता है? जैसे ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, उसके 4 ऑप्शन हैं, तो 4 में से एक ही सही है, तो हाँ ये होना, अगर मान लीजिए ये वाला सही है तो हाँ चलिए, इसी को कहते हैं मारूजियत। ये नहीं कि हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं, हाँ यही है तो यही है, तो इसी को कहते हैं मारूजियत। मतलब आप जो बात कहिए उस पर अड़े रहिए कि हाँ यही चीज़ होना चाहिए। समझ आ रही बात ना? तो तनकीद में क्या है? मारूजियत होना चाहिए, यानी जो बात हो एकदम अटल, आप उसी पे खरे उतरिए, उसी पे डटे रहिए, तो ये मारूजियत हो गई। तनकीद के लिए तशरीह और तौज़ीह ज़रूरी है। तनकीद में क्या होती है? किसी चीज़ की वजाहत करना, किसी चीज़ की तशरीह करना, तो ये भी है। और तनकीद निगार का काम सिर्फ मुसन्निफ़ की तख्लीक की नुक्ताचीनी करना, सिर्फ नुक्ताचीनी करना उसका काम नहीं होता है, उसकी अच्छाई को भी देखना होता है, बुराई को भी देखना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम आते हैं अगले सवाल पर। ऐसी तनकीद जिसमें मेहनतकश आवाम की ज़िंदगी से मुतालिक बातों का मुतालिया किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको तरक्की पसंद तनकीद कहेंगे, या उसको मार्कसी तनकीद भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मार्कसी तनकीद। क्योंकि इस वाली तनकीद में मेहनतकश और आवाम की ज़िंदगी से मुतालिक बातें होंगी। क्लियर? आगे अगला सवाल है कि उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ये दोनों किताबें हैं, ये दोनों किसने लिखी है? ये कलीमुद्दीन अहमद की किताबें हैं। किसकी? कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। कलीमुद्दीन अहमद को बुत शिकन नक्काद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बुत शिकन नक्काद इनको कहा जाता है, ठीक है ना। और एक अंग्रेज़ है, इनके उस्ताद हैं, फ़लसफ़ा के उस्ताद हैं, एफ.आर. लुईस से ये काफ़ी मुतासिर हैं। और ये जो है जब आला तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, पटना से, इनका ताल्लुक़ कहाँ से है? पटना से है। पटना से ये गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वहाँ मिले वो डॉक्टर एफ.आर. लुईस से। एफ.आर. लुईस से इन्होंने पढ़ा, ठीक है ना। पढ़ने के बाद जो है जब हिंदुस्तान आए तो इनके यहाँ मगरिबी असर था। मगरिबी असर का मतलब क्या होगा? जैसे हम लोग मशरिक़ में रहते हैं और जो विदेश में गए थे तो वहाँ मशरिक़, उसको मगरिबी कहा जाता है। तो जब ये आए तो जो है यहाँ की तहज़ीब को, यहाँ के जो लिखा था, यहाँ की शायरी को, यहाँ के तज़किरे को, यहाँ की सारी तहरीरों को ये कलीमुद्दीन अहमद मगरिबी चश्मे से देखते थे, यानी वहाँ के हिसाब से देखते थे। तो जो है इनको कोई चीज़ भाती नहीं थी, ठीक है ना। तो अगर कहा जाएगी कि कौन से नक्काद पर मगरिबी असर छाया हुआ है, तो ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है कि एफ.आर. लुईस ने मुझे नक्काद बनाया। एफ.आर. लुईस ने मुझे नक्काद बनाया, किसका कौल है? कलीमुद्दीन। मगरिबी असर इनके यहाँ छाया रहता है, बुत शिकन की हैसियत से ये मशहूर हैं, ठीक है ना। और इनका जो रवैया है वो मुतनाज़ रवैया है। मुतनाज़ माने क्या होता है? मुतनाज़ माने होता है झगड़ालू। मुतनाज़ रवैया। एक होता है मोतदिल रवैया। मोतदिल माने होता है एतदाल, यानी बीच का रास्ता निकालने वाला। 2 रवैये हैं, एक झगड़ालू, एक बीच का रास्ता निकालने वाला। मोतदिल माने एतदाल, यानी बीच का रास्ता निकालने वाला। और मुतनाज़, ये कलीमुद्दीन अहमद झगड़ालू नक्काद हैं, ठीक है ना। अगर कहा जाए झगड़ालू नक्काद या मुतनाज़ नक्काद, कलीमुद्दीन अहमद। बुत शिकन, कलीमुद्दीन अहमद, ठीक है ना। मोतदिल की अगर बात आ जाएगी तो ये हो जाएंगे आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर जब कोई बात होती है तो वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, किसी को तुरंत बुरा भला नहीं कहने लगते हैं,
ठीक है ना। तो दोनों बातें आप याद रखिएगा। आलम सरूर मोतदिल रवैये के लिए मशहूर हैं, कलीमुद्दीन मुतनाज़। क्लियर। आगे देखिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 23। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कलीमुद्दीन अहमद बुतसिकन नक्काद, ठीक है ये। एहतेशाम हुसैन मारकसी नक्काद हैं, ठीक है। मारकसी तनकीद का नुमाइंदा नक्काद भी इनको कहा जाता है, ठीक। शमसुर रहमान फारूकी, इनको जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कहा जाता है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त हैं। आलम सरूर नहीं, आलम सरूर मुतनाज़े नहीं है, कई तो कलीमुद्दीन अहमद मुतनाज़े हैं। आलम सरूर जो है वो मोतदिल रवैये के लिए हैं। तो ये ऑप्शन चौथा वाला सही होगा, ठीक है ना। गलत पूछा है गलत जोड़, तो गलत जोड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला सवाल है कि कलीमुद्दीन अहमद के से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? मुतनाज़ नक्काद कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। मगरिब परस्त कहा जाता है, ठीक है। या फार लुइस का असर दिखाई देता है, ठीक है। मोतदिल रवैये के लिए मशहूर है, नहीं नहीं, ये मुतनाज़ रवैये के लिए मशहूर है। मोतदिल तो आलम सरूर होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त। क्लियर। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। बुत शिकन मुहक्किक किसे कहा जाता है? अभी तक आपने बुत शिकन नक्काद देखा था, कलीमुद्दीन अहमद थे, वो कहाँ से थे? पटना से, मतलब बिहार से थे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बुत शिकन मुहक्किक कौन है? काजी अब्दुल वदूद, इनका भी ताल्लुक कहाँ से है? बिहार से। दोनों का ताल्लुक ही बिहार से है, ठीक है ना। बुत शिकन मुहक्किक का भी और बुत शिकन नक्काद का भी। क्लियर हो गया दोनों। तो ये हो गए काजी अब्दुल वदूद। फिर हम आते हैं अगले सवाल पर। ज्ञानपीठ अवार्ड का कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा पर मिला था, अली सरदार जाफरी को नई दुनिया को सलाम, शहरयार को ख्वाब का दरबंद है। कुरतुल ऐन हैदर को आग का दरिया पे नहीं मिला था, आखिर शब के हमसफ़र पर मिला था, ठीक है ना। तो ये जो ये आखिर शब के हमसफ़र पर जो मिला था, आखिर शब के हमसफ़र की जो सन तसनीफ़ है वो 1979 है। कितनी है? 1979 है। इसके 10 साल के बाद अगर हम इसी में 10 साल प्लस कर दें तो हो जाएगा 1989। 1989 में कुरतुल ऐन हैदर को आखिर शब के हमसफ़र पर उनको ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था। ये आग का दरिया नहीं है, किसी किताब में आग का दरिया दिया हुआ है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है कि खुद नविस्त का कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? ख्वाब बाकी हैं, आलम सरूर। साहिल और समुंदर, एहतेशाम हुसैन, ये भी ठीक है। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद, ये भी ठीक है। इसमें चुगताई, कार जहाँ दराज, कार जहाँ दराज है ये तो है कुरतुल ऐन हैदर का, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें चुगताई का जो है वो है कागज़ी पैरहन, ठीक है ना। इनका क्या है? कागज़ी पैरहन। तो ऑप्शन के एतबार से चौथा वाला दुरुस्त हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत जोड़ पूछा है। फिर अगला सवाल है कि खुद नविस्त का कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? खुद नविस्त का कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? कुरतुल ऐन हैदर, कार जहाँ दराज है, ठीक है। इसमें चुगताई, कागज़ी पैरहन, ठीक है। एहतेशाम हुसैन, ख्वाब बाकी है, गलत है। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान, ये सही है, ये वाला गलत है। कलीमुद्दीन अहमद का है ख्वाब बाकी है, इसमें एहतेशाम हुसैन लिखा हुआ है। एहतेशाम हुसैन का तो साहिल और समुंदर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही। फिर अगला सवाल है कि रिसाला और उसके मुदीर के एतबार से कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? तहज़ीबुल इखलास सर सैयद ने निकाला था, सही। शमसुर रहमान फारूकी ने कलीम नहीं, शमसुर रहमान फारूकी ने तो वो निकाला था शब खून के नाम से, ये कलीम तो उन्होंने निकाला, जोश मलिहाबादी ने जारी किया था। फिर आगे देख लेते हैं। नियाज़ फतेहपुरी निगार, ठीक है। ज़फ़र अली खान ज़मींदार, ठीक है, इनका भी ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर बी, शमसुर रहमान फारूकी का शब खून के नाम से है, ठीक है ना। ये जो कलीम है, कलीम तो उनका है जोश मलिहाबादी का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त हो जाएगा। फिर अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 30 कि रिसाला और उसके मुदीर के एतबार से कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद, ठीक, ये तो हो गया है, ये दोबारा सवाल आ गया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था? ये वाला सही था। फिर अगला सवाल है कि रिसाला और उसके मुदीर के एतबार से कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? 31 नंबर पे आ जाएं। रिसाला और उसके मुदीर के एतबार से देखिए, मुंशी नवल किशोर, अवध पंच, पंच देखिए यहाँ पर आ गया है, यही होना चाहिए था, ठीक है ना। अवध पंच, हसरत मोहानी का उर्दू मोल्ला, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल, ये भी ठीक है। देखिए मुंशी नवल किशोर ने अवध पंच नहीं निकाला था, अवध अखबार निकाला था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही, क्योंकि अवध पंच मुंशी सज्जाद हुसैन का है, याद रखिएगा। अवध पंच मुंशी सज्जाद हुसैन का है
और अवध अखबार मुंशी नवल किशोर का है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला। फिर आगे आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 32 है और आखिरी सवाल है। मोहम्मद अली जौहर, हमदर्द, रिसाला और उसके मुदीर के एतबार से कौन सा दुरुस्त नहीं है? इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। रिसाला और उसके मुदीर के एतबार से कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? तो अवध पंच सज्जाद हुसैन का है, ठीक है। मखज़न अब्दुल कादिर का है, ठीक है। और हंस प्रेमचंद का है, ये भी ठीक है। सबरस, ये तो मोहिद्दीन कादरी जोहर ने निकाला था, ये मोहम्मद अली जौहर लिखुड़ा है, यही वाला गलत है, क्योंकि मोहम्मद अली जौहर के 2 रिसाले थे, कामरेड एक और एक था हमदर्द। कामरेड और हमदर्द, इसको याद रखिएगा। कामरेड किसका है? मोहम्मद अली जौहर का। हमदर्द किसका है? ये भी जो है मोहम्मद अली जौहर का है, ठीक है ना। कामरेड जो था ये अंग्रेज़ी ज़बान में निकलता था, अंग्रेज़ी ज़बान में निकलता था कलकत्ता से, अंग्रेज़ी ज़बान में कलकत्ता से। हमदर्द उर्दू ज़बान में दिल्ली से निकलता था, ठीक है ना। दोनों ही बातें याद रखिएगा। तो ये वाला सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। चलिए, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।